तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ CGPSC मेंस जो आज पेपर हुआ है। आज तारीख है 7 जून 2026। CGPSC मेंस का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था इतरे ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो इतरे ब्राह्मण क्या था? इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था जिसमें चारों वर्णों में सामाजिक कर्तव्यों उनकी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें अपन 4 वर्ण की बात करें तो इसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जिसे अदाई यानी दान लेने वाला, क्षत्रिय यानी भोक्ता, रक्षक या शासक, वैश्य अन्यस्त बलिकृत दूसरों को कर देने वाला, और शूद्र अन्यस्त कामवध्य यानी दूसरों की इच्छा पर काम करने वाला सेवक। तो इस तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों में जो है आपके ऋग्वेद में बांटा गया था। इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था थी, एक पॉइंट आप ऐसा भी लिख सकते थे, वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्मों पर आधारित थी, ना कि वंशगत आधारित थी। कर्म जैसे ब्राह्मण जो है पढ़ाने वाले होते थे या ज्ञान बांटने वाले, उन्हें ब्राह्मण जो बलशाली होते थे या जो रक्षा करने वाले होते थे क्षत्रिय, और वैसे जो व्यापारी होते थे, और शूद्र वो जो सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से कर्म आधारित ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था। तो ये इस 2 नंबर पे आप इतना सारा पॉइंट लिख सकते थे। सातवाहनकालीन अमरावती स्तूप क्या था? तो सातवाहनकालीन अमरावती स्तूप के बारे में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, कृष्णा नदी के तट पर है, अमरावती में। और विशेषकर इसमें ना सातवाहनकालीन जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है उसके काल में ये बना था। विशेषता क्या है? तो यह स्तूप अपनी उत्कृष्ट अमरावती कला के लिए प्रसिद्ध था, और इसमें जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। एक पॉइंट आप ये डाल सकते हैं, चूना पत्थर से भी बना हुआ है, और साथ में यहाँ पे कलाकृति की गई है। कलात्मकता की बात करें तो इसमें वेदियों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्यों का अत्यंत जीवंत गतिशीलता और त्रिभंग मुद्रा वाले मानवीय रूपों में उकेरा गया है। तो ये सारा पॉइंट आप डाल सकते थे। अगला है, तीसरा प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन विश्व के साथ व्यापारिक संबंध। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता वो मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बहरीन, ओमान और मिस्र जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ जो है क्या था, सुदृढ़ स्थलीय और समुद्री व्यापारिक संबंध था। इसमें क्या था, मेसोपोटामिया के अक्काद के शासक सरगोन के अभिलेखों में मेलुहा सिंध क्षेत्र के साथ व्यापार का उल्लेख है। इसके अलावा लोथल में जो है गोदीबाड़ा मिला है। फारस और बहरीन की जो मुद्राएं हैं वो मिली है। आयात निर्यात भारत का जो है फारस के साथ जो है व्यापार होता था, है ना, तो इसके भी प्रमाण मिले हैं। तो भारत से सूती कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, मानक का निर्यात होता था, मनकों का, ठीक है। और जबकि ओमान से तांबा और बदस्खा यानी अफगानिस्तान से लाजवर्तमणी का आयात किया जाता था। ओमान से क्या चीज़, तांबा, और बदस्खा अफगानिस्तान से मणि का यहाँ पे आयात किया जाता था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देखते हैं, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक क्या था? बरीद ए मुमालिक था एक प्रकार का डाक विभाग का एक प्रधान होता था, और गुप्तचर विभाग का होता था। तो गुप्तचर एवं डाक विभाग का जो प्रमुख होता था, प्रधान होता था, उसे ही बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। तो ये गुप्तचर रहेगा, मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और डाक विभाग, डाक यानी पोस्ट डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बारे में क्या क्या जानकारी जो है इकट्ठा करता था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। सालबाई की संधि का महत्व। तो सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। इसके 20 वर्ष बाद क्या हुआ था, 1802 तक जो है ये संधि रहा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि महादजी सिंधिया अंग्रेजों और मराठों के बीच जो सालबाई की संधि 1782 में हुआ था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो है संधि था। ब्रिटिश कूटनीति की जीत, अंग्रेज़ों को मैसूर के हैदर अली के खिलाफ अपनी शक्ति केंद्रित करने का यहाँ पे समय मिल गया था। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच की में हुई थी, कब हुई थी, 1782 में हुई थी। कितने वर्षों तक यह रहा, 20 वर्षों तक रहा। तो ये सारा चीज़ आप पॉइंट डाल के लिख सकते थे। व्यवगत का सिद्धांत, हड़प नीति। व्यवगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा। उसके बाद 1857 में क्रांति होता है। तो उससे पहले जो है हड़प नीति के ये लाया था। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि ये जो हड़प नीति के तहत जैसे कोई राजा है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसको हड़प लेता था, उस राज्य को हड़प लेता था। जैसे इसके तहत
सतारा जो है 1848, संबलपुर झांसी 1853 और नागपुर 1854 जैसी रियासतों का विलय यहाँ पे कर लिया गया था। गोद लेने का अधिकार नहीं था राजाओं को। तो इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं, पहले नियम लिख दिए फिर उदाहरण लिख दिए इस तरह से। अशोक के प्रशासन में निरीक्षाटन क्या था? निरीक्षाटन मतलब क्या होता है? तो अशोक के प्रशासन और धार्मिक सुधारों के अंतर्गत निरीक्षाटन का तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आवधिक दौरों से था। पीरियोडिक टूर्स मतलब जो दौरा करते थे ना प्रशासनिक अधिकारी, उससे मतलब है निरीक्षाटन, निरीक्षण करने जाने आप बोल सकते हैं। जैसे इंस्पेक्शन ऐसे करने जाते हैं ना, तो जो दौरा करने जाते थे उसी को निरीक्षाटन बोलते थे। इस तरह से महामात्र, प्रादेशिक और राजूक जैसे उच्च अधिकारियों को हर 5वें वर्ष और उज्जैन तक्षशिला में हर 3रे वर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में निरीक्षण करने जाना पड़ता था। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रजा की समस्याओं को जानने, न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता से जांच करना और धार्मिक नैतिक नियमों का प्रचार करना था। वेवेल योजना क्या थी? तो वेवेल योजना जून 1945 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा भारत में लाया गया था और राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। इसे वेवेल योजना कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु थे, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में स्वर्ण हिंदू और मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व तो बराबर संख्या दी जाएगा, ऐसा बोला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये जो है अपना भारतीय जो है अपना स्वयं संविधान बनाएंगे, ऐसा करके इसमें बोला गया था। तो इसके लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया गया था और जो कि असफल हो गया था। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर का 8 क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।